हेलो गाइज, नमस्कार आप लोग को। हम लोग अभी तक जो पीछे देख रहे थे 2 चैप्टर उधर क्लियर किए थे। तीसरा चैप्टर पिछले क्लास में चालू किए थे। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन नाम का टॉपिक के बारे में हम लोग पीछे कर चुके थे। जो चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री, जो पिछले क्लास में आपको बतलाया गया। तो सरफेस केमिस्ट्री में बोले थे 3 पार्ट हम लोग को देखना है, 3 पार्ट करके। एक तो एडजॉर्प्शन वाला पार्ट, दूसरा कैटलिस्ट वाला पार्ट है, और तीसरा पार्ट है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो तत्कालिक हम लोग एडजॉर्प्शन का पार्ट स्टार्ट किए थे, तो जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, अधिशोषण और अवशोषण, इसकी जानकारी पीछे हम लोग दे चुके थे, चर्चा कर चुके। उसके बीच में क्या अंतर होगा वो भी देख चुके। अब आगे का कुछ और थोड़ा टर्म को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक एक करके देखते जाएं किसको क्या क्या कहते हैं। उसी टर्म को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग देखे थे अधिशोषण और अवशोषण। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, वो है डिजॉर्प्शन। अधिशोषण। जब किसी पदार्थ के बाहरी सतह पर अधिशोषित पदार्थ को अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को विअधिशोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिलिका जेल के बाहरी सतह पर, बाहरी सतह के द्वारा अधिशोषित नमी के अणु को हटाना, मतलब वहां से उसको हटा रहे हैं। इसी प्रकार से नारियल के चारकोल के बाहरी सतह पर अधिशोषित अक्रिय गैस को हटाना इत्यादि। सिलिका जेल का एग्जाम्पल तो कल देखे थे पिछले क्लास में। ये एग्जाम्पल नारियल का चारकोल, जब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक, जिसमें अक्रिय गैस भी पढ़ना है, इनर्ट गैस, ग्रुप 0 का एलिमेंट जो है, तो उसको तैयार करने की विधि जब देखेंगे तो उसी में से ये टॉपिक आएगा। वहां पर फिर अधिशोषण वर्ड आएगा वहां पर। तो वहां पर जाकर के जो है कि सभी गैस का जो मिश्रण रहता है अक्रिय गैस, उसको सेपरेट करने के लिए नारियल के चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। कम तापक्रम पर जब ले जाते हैं नारियल का चारकोल उस मिश्रण के पास,
तो उसमें जो अक्रिय गैस है अपने अपने अलग अलग तापक्रम पर उसमें अधिशोषित हो जाएगा। अधिशोषित हो करके और उसके बाद फिर उसको बाहर निकाल करके फिर उस चारकोल को गर्म कर देते हैं तो गैस मेरा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा विअधिशोषण या डिजॉर्प्शन। मतलब एडजॉर्प्शन का उल्टा हो गया डिजॉर्प्शन। मतलब हम लोग कह सकते हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अधिशोषण के व्युत्क्रम को विअधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विअधिशोषण। अर्थात अधिशोषण का जस्ट उल्टा चलेगा। अधिशोषण में वहां घुसा था और विअधिशोषण में क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये प्रोसेस हमको हो गया विअधिशोषण। लिख लीजिए इसको, ठीक है। अधिशोषण के अवयव। कंपोनेंट्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है अधिशोषक, इंग्लिश में एडजॉर्बेंट। वैसे अवयव या घटक जिसके बाहरी सतह पर अधिशोषण की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाती है, उसे अधिशोषक कहा जाता है। जब किसी पदार्थ के ऊपरी सतह पर, जो हम लोग वहां पीछे देखे थे कि लोहे के सतह पर जंग लगता है, तो लोहा क्या हो गया, अधिशोषक। सिलिका जेल के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है, तो सिलिका जेल क्या हो जाएगा हमको वहां पर, अधिशोषक, मतलब एडजॉर्बेंट। तो उसी प्रकार नारियल के चारकोल के द्वारा इनर्ट गैस को अधिशोषित किया जाता है, तो इसका मतलब नारियल का चारकोल हो गया क्या, अधिशोषक। तो जिसके ऊपरी सतह पर, बाहरी सतह पर यदि अधिशोषण की प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाती है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोषक। दूसरा है अधिशोष्य, एडजॉर्बेट। वैसे अवयव जिसका
अधिशोषण, अधिशोषक के बाहरी सतह पर कराया जाता है उसे अधिशोष्य कहा जाता है। मतलब जिसके सतह पर कराया जाएगा उसको अधिशोषक है, जिसको कराया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अधिशोष्य। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए लोहे में जंग लगने के दौरान लोहा जो हो गया अधिशोषक और O2 तथा नमी ये हो गया अधिशोष्य। इसी प्रकार से सिलिका जेल के द्वारा नमी के अधिशोषण के दौरान सिलिका जेल जो हो गया अधिशोषक हो गया और नमी जो हो गया अधिशोष्य हो गया। तो इस प्रकार से अधिशोषक और अधिशोष्य किसको कहे वो हमको पता चल गया कि किसको अधिशोषक कहते हैं और किसको अधिशोष्य। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया कि हमको लोहा में जब जंग लग रहा है तो लोहा के ऊपरी सतह पर जंग लग रहा है तो इसका मतलब लोहा हो गया अधिशोषक, और जो जंग लगने के दौरान हमको वहां जो नमी या हवा उसके अंदर में रिएक्शन में भाग लिया तो वो जाकर के हो गया अधिशोष्य। उसी प्रकार सिलिका जेल का जो कल एग्जाम्पल लिए थे तो सिलिका जेल हो गया अधिशोषक और नमी को जो अधिशोषित करता है तो वो हो गया अधिशोष्य। मतलब घोलक और घुल्य, जस्ट वही टाइप का यहां पर है। अधि अवशोषण, जॉर्प्शन, वैसे घटना जिसके दौरान अधिशोषण तथा अवशोषण एक साथ पूर्ण होता है उसे
अधिअवशोषण कहा जाता है। मतलब अधिशोषण भी कंप्लीट हो रहा है और अवशोषण भी कंप्लीट हो रहा है। एक साथ जब दोनों काम कंप्लीट हो तो उसको हम लोग कहते हैं अधिअवशोषण या जॉर्प्शन। एग्जाम्पल में देखते हैं, जियोलाइट के द्वारा गैसीय पदार्थ का अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों जॉर्प्शन का उदाहरण है। इसी प्रकार चारकोल के द्वारा H2 का अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों एक साथ होता है। तो ये था जॉर्प्शन का एग्जाम्पल। हो गया? लिख लीजिए कि जब दोनों एक साथ कंप्लीट हो रहा है, अधिशोषण और अवशोषण एक ही साथ कंप्लीट हो रहा है, मतलब दोनों काम चल रहा है, अर्थात बाहरी सतह, जो कल बताए थे कि बाहरी सतह पर जब रह जाएगा तो अधिशोषण और अंदर तक पार्टिकल घुस जाएगा तो अवशोषण। तो दोनों काम एक और बाहरी सतह पर भी रह रहा है और अंदर भी घुस रहा है, तो ये कहलाएगा हमको है कि अधिअवशोषण अर्थात जॉर्प्शन। लिख लिए होंगे? तो हम लोग अब अगला टॉपिक देख रहे हैं, अकल्सन। जब किसी धातु के सतह पर किसी गैस का अधिशोषण होता है तो उसे एक स्पेशल टाइप का टॉपिक है, कहा जाता है, छोटा सा टर्म है, अर्थात यह धातु के सतह पर गैसीय पदार्थ का विशेष प्रकार का अधिशोषण है। ठीक है? तो एक छोटा सा टर्म था अकल्सन। तो अकल्सन क्या है? तो हमको यहां पर जाकर के पता चल गया कि जब
सब कुछ वही अधिशोषण ही है, लेकिन स्पेशली वर्ड जो आया है किसके लिए कि जब किसी ठोस धातु, जो धातु देख रहे हैं उसके सतह पर यदि कोई गैस अधिशोषित हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ऑकल्सन। नोट, जॉर्ब्सन को मैकबेन ने परिभाषित किया था और दूसरा ऑकल्सन को ग्राहम ने परिभाषित किया था। हो गया? तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा टर्म को देख रहे हैं अभी तक जितना भी टर्म को देखे उसको यदि हम डायग्राम के रूप में देखें तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, देखने में समझने में और आसान होगा। सारा चीज को समझा रहे हैं डायग्राम के द्वारा तो ज्यादा समझ में आएगा। लिख लिया इसको? Diagrammatic representation of different terms। तो अलग अलग टर्म को हम लोग देख चुके हैं, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लें। तो जैसे हम लोग शुरुआत किए थे एडजॉर्प्शन से, तो एडजॉर्प्शन में क्या है कि यहाँ पर कोई पदार्थ है, इसके बाहरी सतह पर या बाहरी सतह के द्वारा किसी पदार्थ को अवशोषित किया जाता है तो ये हो गया एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, यहाँ क्या है, कोई पदार्थ है, अब इसमें अंदर चला गया, जैसे यहां पर लिए थे हम लोग सिलिका जेल, और ये क्या है, मॉइस्चर है, और यहां पर ये हो गया CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2, और ये हो गया मॉइस्चर या वाटर का मॉलिक्यूल। अब इसी प्रकार से डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन में क्या है कि यहां पार्टिकल है बाहरी सतह पर अटका हुआ, अब ये निकल रहा है बाहर की ओर। तो बाहर की ओर माने भाग रहा है यहां से, तो ये जब बाहर की ओर जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे डिजॉर्प्शन। और जॉर्प्शन जो है अभी बताए, तो इसमें क्या है, दोनों काम एक साथ हो, बाहरी सतह पर भी हो, जो बोले कि एडजॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, मतलब इसका और इसका दोनों का सम्मिलित रूप, ये एडजॉर्प्शन और इधर एब्जॉर्प्शन, दोनों का सम्मिलित रूप क्या हो गया, जॉर्प्शन। जो दोनों घुलमने, यहाँ ऊपर जो बाहर देख रहे हैं एडजॉर्प्शन और अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। या इसको हम लोग यहाँ दिखला दें,
ये यहाँ इसको दिखला दें, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। तो यहां पर एडजॉर्प्शन के दौरान जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अपर लेयर पर पार्टिकल्स अटका हुआ है या अपर लेयर पर अवशोषित किया जा रहा है, तो ये हो गया एडजॉर्बेंट और ये हो गया एडजॉर्बेट। मतलब जिसके सतह पर अधिशोषित होगा वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट, अधिशोषक, और जो अधिशोषित होगा वो कहलाएगा एडजॉर्बेट या अधिशोष्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जितना घटना घटित हुआ उसको। जल्दी कीजिए इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं अधिशोषण के प्रकार। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं अधिशोषण के प्रकार। Types of adsorption, अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण को हम लोग यहाँ पर दो भाग में बांट रहे हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और फिजिजॉर्प्शन। जब अधिशोषक के द्वारा अधिशोष्य के कणों को वान डेर वाल बल के सहायता से अधिशोषित करता है, तथा कोई रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न नहीं होता है, तब इसे भौतिक अधिशोषण
कहा जाता है। इस प्रक्रिया को वांडर वाल एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग वांडर वाल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, या भौतिक अधिशोषण, या फिजिकल एडजॉर्प्शन, या फिजिजॉर्प्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल में सिलिका जेल के द्वारा नमी का अधिशोषण, उसके अलावा नारियल के चारकोल के द्वारा इनर्ट गैस का अधिशोषण इत्यादि, और भी बहुत है, आगे जब चर्चा होगी उसकी। तो ये सब जाकर के मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो वह फोर्स वहाँ वांडर वाल बल लग रहा है, उस वांडर वाल बल जो सबसे कमजोर बल है, उस कमजोर बल के सहायता से अधिशोषित होकर के, आकर्षित होकर के उसमें चिपक रहा है, उसके बाहरी सतह में घुस रहा है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा भौतिक अधिशोषण, या फिजिकल एडजॉर्प्शन, या फिजिजॉर्प्शन। लिख लीजिए इसको। हो गया। अब दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। और केमिजॉर्प्शन। जब किसी अधिशोषक तथा अधिशोष्य के अणुओं के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होती है, तब इसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है।
तथा अधिशोषक के बाहरी सतह पर अधिशोषण के पश्चात प्राप्त यौगिक को सरफेस कंपाउंड कहा जाता है। जो पदार्थ वहां बनेगा वो कहलाएगा सरफेस कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए लोहे में जंग लगना भौतिक अधिशोषण नहीं है, ये रासायनिक अधिशोषण है। 4Fe + 3O2 + XH2O। अब यहां पर जंग जो बना 2Fe2O3 XH2O, तो ये जो रस्ट का फॉर्मूला है जंग का, तो ये हो गया सरफेस कंपाउंड। इसी प्रकार से तांबा का क्षय होना, तो Cu + SO2 + O2 + H2O, ये मिलकर बनाता है CuSO4 CuOH का होल 2। बेसिक सल्फेट ऑफ Cu। Similarly, Cu + CO2 + O2 OH का होल 2, तो ये बेसिक कार्बोनेट ऑफ Cu, ये भी है सरफेस कंपाउंड। तो तांबा, पीतल या कांसा के बर्तन पर जो नीला या हरा टाइप का जो धब्बा बन रहा है, तो वो भी केमिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है, रासायनिक अधिशोषण का, और वो पदार्थ जो बनेगा उसको कहेंगे हम लोग सरफेस कंपाउंड। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक देखे अधिशोषण के 2 टाइप, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब इससे संबंधित और सारी बातों की जानकारी अगले क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।